वेलकम टू ए स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरा आप टॉपिक देख सकते हो, प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसमें एक सब टॉपिक है हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस बिहाफ पे लेते हैं कंपनी में, क्या हमारी टेक्निक्स होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एमबीए के एक सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिकली एक प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर है उसका है। और मैं ये भी बता दूं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कैपिटल बजटिंग के अंदर ये चैप्टर आती है, जो कि हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इन अनदर वर्ड्स वी ऑल्सो कॉल्ड इट कैपिटल बजटिंग। सो लेट्स डिस्कस। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कैपिटल बजटिंग है ना। तो कैपिटल बजटिंग ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंपनी कोई अगर कोई एक प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, उसको स्टार्ट करने वाली है, तो स्टार्टिंग के पहले की जो फेज़ होती है कंपनी की, है ना, उसमें हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं कि मुझे क्या करनी चाहिए, प्रोजेक्ट को कैसे क्या प्रॉफिटेबिलिटी मेरी होनी चाहिए प्रोजेक्ट की, कैसे हम किस बेसिस पे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, है ना। तो उससे रिलेटेड हम इस कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे। तो टोटल हम प्रोजेक्ट की जो बजटिंग होती है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं, चूँकि ये मेरा एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग। ओके, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म असेट्स आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम ये क्या लेते हैं, कैपिटल बजटिंग में हम इनका डिसीजन लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जनरली होते हैं, जो कि हमने सेल के लिए नहीं रखा अपनी कंपनी में, है ना। जैसे मशीनरी हो गई हमारी, लाइक लैंड हो गया, और लाइक प्लांट एंड मशीनरी, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू अ लॉन्ग टर्म असेट्स। ओके, द थर्ड वन इज कि इट इन्वॉल्व द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने पहले ही बताया कि जैसे कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट है हमारी, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम कोई प्रोजेक्ट को नहीं इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हाँ आपने मुझे एक प्रपोजल बताया और मैंने बोला कि ठीक है, मैं सपोज करो आप मुझे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बताए, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही थोड़ी हाँ कर दूंगा, ठीक है मैं कल स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, उसके लिए क्या हमें चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर बजटेड डिसाइड होता है, उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, कैपिटल बजटिंग में, है ना। तो इससे क्या होता है, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग अगर करते हैं तो सपोज उसमें जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी कुछ लिमिट तक मिनिमाइज हो जाता है, कुछ लिमिट तक क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि इट इन्वॉल्व द प्लानिंग तो हम लोग करते ही है, एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बजट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। हमने क्या बोला, डिसीजन लेते हैं इसमें, ठीक है, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स विच आर नॉट मीन फॉर सेल सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, वो हम असेट्स को उसकी डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए कोई रीसेल हम नहीं कर सकते, उसको सेल की पर्पज़ से हम नहीं रखते उसको। जैसे आपने कंपनी में मशीनरी क्यों लगाई, मशीनरी ताकि किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो। आपके सपोज करो कि कपड़े की फैक्ट्री है, तो आप कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े बनाने वाली मशीन खरीदोगे, तो मशीन को थोड़ी बेचोगे, आप कपड़े उससे बनाओगे, है ना। तो मशीन क्या होता है यहाँ पे कि आप मशीन को सेल करने के लिए नहीं करते हो, ठीक है। मशीन आप नहीं सेल करना चाहते हो, उससे क्या करोगे, आप कपड़े बना के कपड़े को बेचोगे, ना कि मशीन को। तो इसलिए जैसे अब मशीन, हमें वही मशीन खरीदनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बजटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके,
इसके देखो, आप इसको पढ़ने से पहले जैसे हमने पूरा, आप सपोज करो आप एकदम हमने ब्लैंक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम जानने से पहले इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। जैसे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वर्क, जब हम कोई वर्क रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना जाते हैं, जाते हैं, है ना। तो वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आवर, जब हम सपोज करो मेरी एक कंपनी है, अगर मुझे कुछ एक प्रोजेक्ट मिला है ना, कि आपको प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करना है, तो होता क्या है कि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप स्टार्ट करने वाले हो उसको, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या चेक करना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, जो कि हम बोलते हैं इसको कैश आउटफ्लो, फिर से सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो क्या है, और टर्मिनल कैश फ्लो क्या है। ये हम बारी बारी बात करेंगे आगे, ठीक है। आप पहले ये समझो कि होता क्या है कि सपोज़ करो कि आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल मिला है ना, इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल मिला, सपोज़ करो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल है कि सर आपको ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना है कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैं पहली बात तो मैंने ऊपर जितना भी अभी पढ़ा, जितने भी कैपिटल बजटिंग में क्या क्या होता है, वो क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। मैंने क्या करना है, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है ना। मुझे कॉस्ट भी कंट्रोल करना है, मुझे एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करना है, बाकी सब देखते हुए अब हम अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा देखना चाहिए कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो कि कैश आउटफ्लो। अब कैश मतलब क्या होता है, पैसे जो नगद होते हैं, और आउटफ्लो, तो आउटफ्लो क्या होता है, ये हो गई हमारी बिजनेस, सपोज करो ये होगी हमारी बिजनेस। और आउट मतलब बाहर जाना, कैश का आउटफ्लो होना, बिजनेस के बाहर अगर पैसा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। तो इसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे या कैश आउटफ्लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। अब देखो कैश इनफ्लो है मतलब बिजनेस है, अब पैसे वापस आ रहे हैं। एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया भाई, हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो अब हम रिटर्न की सोचेंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। ये रिटर्न आप एक बार नहीं आएगा, वो बार बार आएगा, है ना, बार बार, ईयर बाई ईयर वो बार बार आएगा। तो ये बिजनेस हो गया हमारा, और बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। देखो बेसिकली तो इनफ्लो था, तो इन मतलब अंदर, और फ्लो मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। तो इनफ्लो था तो हमारे पैसे कहाँ, अंदर बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कैश इनफ्लो। एंड जो लास्ट है टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब एक बात ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है, सपोज़ करो एक मुझे प्रोजेक्ट मिला है ना, प्रोजेक्ट मिला, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है 500 करोड़, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है 500 करोड़, ये हमारी प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 500 करोड़। 500 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैंने प्रोजेक्ट में ये डाल दिया। अब प्रोजेक्ट की हमेशा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो उसकी कुछ क्या होती है, टर्म्स होती हैं, क्या होती है, ईयर्स होते हैं, कि आपको इतने दिनों में क्या होता है, प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। तो सपोज़ करो यहाँ हमारी 500 करोड़ की प्रोजेक्ट है, और उसकी लाइफ जो है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स हमारे पास क्या है, लाइफ है ना। तो क्या होगा कि पहले ईयर ज़ीरो में मतलब आज की डेट में क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे वो 500 करोड़, ठीक है। और 10 साल तक वो क्या करेगा, हमारा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो देगा। एक बार तो आउटफ्लो हो गया -500 करोड़, ठीक है। एक बार तो हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया -500 करोड़, है ना। अब क्या वो करेगा, प्रोजेक्ट में आप चूँकि डाल चुके हो, तो किस लिए डाले हो कि इनकम आए, है ना। तो इनकम, अब उसको 10 साल तक आपको क्या आएगा, इनकम आएगा उस प्रोजेक्ट से आपको इनकम आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो।
अब हम टर्मिनल वैल्यू की बात करते हैं। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है कि जैसे अब 10 साल हो गया है ना, तो 10 साल हो गया, प्रोजेक्ट की लाइफ हमारी कितनी थी 10 साल, और 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट की क्या हो गया, टर्मिनेट करेगा, मतलब अब ख़त्म होने वाला है। तो ख़त्म होने वाला है तो हम जितने भी हमारे स्टार्टिंग से लेके मतलब लास्ट तक हमारे जितने भी है, अब चूँकि अब सोचो कि मैंने 500 करोड़ की मशीन लाई है ना, 500 करोड़ की एक मशीन लाई अगर, तो वो लास्ट में अब डेप्रिसिएशन लगते लगते ये 500 करोड़ का बिकेगा लास्ट में। अब चूँकि प्रोजेक्ट की टर्म जो जो उसकी लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, 10 ईयर सपोज थी तो 10 ईयर ख़त्म हो चुकी है। तो वो क्या होगा कि वो 10 साल के बाद ही भी 500 करोड़ में तो बिकेगा नहीं, है ना। तो उस समय भी जो प्रोजेक्ट होगी वो कुछ ना कुछ 500 करोड़ जनरली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या होगा, नीचे ही होगा, कम ही होगा, है ना। तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगी अपनी, जो हमें सेल करने पे, हमें ये मशीन अब क्या करना है, सेल करना है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, जो हम उसको वैल्यू उसको बेच के अब नया हम क्या करेंगे, फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगी ये वाली प्रोजेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल कैश फ्लो। जो हमारी प्रोजेक्ट लास्ट में जो एट द टाइम ऑफ सेल उस पर जो वैल्यू देती है वो क्या होता है, हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहला मेरा आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। मैंने बताया कि कैश का कहाँ जा रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो क्या होता है ये कैश आउटफ्लो। और ये कैश आउटफ्लो हो रहा है मतलब बिजनेस से माइनस हो रहा है ना। अगर इनफ्लो होता है तो बिजनेस में प्लस होता है, लेकिन ये माइनस होता है, तो कैश आउटफ्लो क्या होता है, माइनस होता है। सबसे पहली बात। उसके बाद देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट वी शुड अंडरस्टैंड देयर मे बी 2 टाइप्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। अगर आपके पास सपोज करो एक नई बिजनेस, एकदम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एकदम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और एक होता है कि आपके पास कोई पहले से बिजनेस है और बिजनेस है उसको आप स्टार्ट कर रहे हो। तो दोनों केस में देखो क्या होगा, फॉर फ्रेश बिजनेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स लाएंगे, जो मशीनरी लाएंगे, सपोज करो इस केस में मेरा कितना था 500 करोड़, है ना। 500 करोड़ तो मशीनरी ला दिए, और कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इन केस ऑफ कब, फॉर फ्रेश बिजनेस। अब अगर फ्रेश बिजनेस है आपके पास तो सब तो नया मंगाना पड़ेगा, है ना। तो कॉस्ट जितना लगेगा वो प्लस उसको इंस्टॉल करने में जितनी हमारी कॉस्टिंग लगने वाली है वो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि इन केस ऑफ फ्रेश बिजनेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपके पास सपोज करो कि मान लो अगर आप पहले से कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप पहले से आपकी कोई बड़ी कंपनी है ना। तो अब एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका, और नेक्स्ट डे आपको क्या मिल गया, एक प्रोजेक्ट मिल गया, तो वो तो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस ही हुई, है ना। तो मतलब पीछे आप काम कर रहे हो, सपोज करो कि पीछे आपको प्रोजेक्ट मिली थी, पीछे उसकी लाइफ 10 साल की थी, और वो मशीनरी क्या करोगे आप, वो मशीनरी आप चला रहे हो 10 सालों तक। फिर 11वां साल 12वां साल में आए तो क्या मिल गया आपको, नई प्रोजेक्ट मिल गई, है ना। तो आपके पास तो वो पुराना वाला तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब आप इसको ख़त्म करके नई वाले को क्या करोगे, शुरू करोगे। तो उस केस में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये देखो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो नए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें तो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट लगेगी ही, उसमें भी मशीनरी खरीदोगे ही, है ना। तो उसमें कॉस्ट लगेगी प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी लगेगी, उसको इंस्टॉल कराने की जो एक्सपेंस है वो भी लगने वाली है ना। अब देखो जो पुरानी बिजनेस है ना आपकी, जो पुरानी मशीनरी थी उसको आप बेच दोगे, उसको आप क्या करोगे, बेच दोगे। तो जब भी बेचोगे तो ध्यान रखना, जब भी बेचोगे तो वो 2 केस में बिकेगी, या तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट होता है ना। अब इंस्टॉलेशन देखो, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल प्राइस ऑफ असेट। अब इस जो पिछली वाली मशीन थी उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना, माइनस कर दोगे।
प्लस हम क्या करते हैं, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। टैक्स ऑन कैपिटल गेन को प्लस करते हैं, कब प्लस करते हैं, जब हमारे पास पिछले वाले असेट्स को बेचकर हमने प्रॉफिट कमाया हो। तो क्या हम कर देंगे, जो प्रॉफिट कमाया हो तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट की अमाउंट जो बढ़ जाएगी उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स कर देंगे, है ना। तो उसको क्या होगा, प्लस कर देंगे, टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ठीक है। और अगर बेचने पे सपोज करो प्रॉफिट होगा तो लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा, टैक्स ऑन कैपिटल लॉस, टैक्स ऑन कैपिटल लॉस। प्लस मेरा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, प्लस क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो फ्रेश बिजनेस में आपने देखा, फ्रेश बिजनेस में क्या होता था, मेरा कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, जो हमने एसेट्स नई नई लाई वो, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, यही होगा। लेकिन इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर आपके पास है तो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स तो लगना ही है, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट्स, प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब आपके पास प्रॉफिट हुई हो, तो जब पिछले मशीनरी आप बेच रहे हो तब प्रॉफिट होगी तो हमने क्या कर देना है, टैक्स को प्लस कर देना है। अगर लॉस होगी तो टैक्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ये देखो हर समय रहेगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका होता है। अब देखो, अब वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें ना, वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो देखो ये भी दो तरह के होंगे। अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फॉर फ्रेश बिजनेस, अगर आपके पास फ्रेश बिजनेस है तो सारा कुछ ही आपका नया नया स्टार्ट करो बिजनेस, सारा कुछ ही आपका पूरा लगने वाला है, तो क्या होगा, पूरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा आपके पास, फुल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो, पिछली वाली मशीनरी जो सेल किए हो, ठीक है, तो उसमें हर समय वर्किंग कैपिटल की भी कुछ वैल्यू होगी। सपोज करो, देखो सपोज करो आप पिछला बिजनेस लेके चल रहे हो, पिछला वो वाला जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो, है ना। पिछला वाला प्रोजेक्ट में आपकी जो एक तो होती है क्या, एक तो होती है मेरी, देखो वैल्यू क्या क्या होती है मेरी, एक तो इनिशियल स्टेज होता है, एक इनिशियल स्टेज, एक सब्सिक्वेंट स्टेज, और एक होता है टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, है ना। तो इन ध्यान रखना, इन तीनों के अंदर वर्किंग कैपिटल हमेशा होगा, वर्किंग कैपिटल हमेशा होगा। मैंने क्या बोला, इनिशियल, सब्सिक्वेंट और टर्मिनल, तो इन तीनों के अंदर वर्किंग कैपिटल इसमें भी होगा, वर्किंग कैपिटल इसमें भी वर्किंग कैपिटल हमारा होगा, और इसमें भी हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। वर्किंग कैपिटल जाहिर सी बात है कि डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए हमें जो फंड की ज़रूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे तीनों स्टेज में क्या होने वाला है, वर्किंग कैपिटल होने वाला है, ठीक है। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बताया, दो केस होते हैं, एक तो फ्रेश बिजनेस होता है, एक तो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में सब का सब आपका क्या है, एकदम नया है, तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल 100% लगा दोगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो देखो सपोज करो कि आपको पहले क्या था, पहले वाले जो पिछली वाली जो प्रोजेक्ट थी उसकी वैल्यू 500 करोड़ थी, है ना। और लास्ट तक आते आते आपकी वैल्यू वो क्या हो गई, मान लो 100 करोड़ को आपकी स्क्रैप वैल्यू मिली, है ना, स्क्रैप वैल्यू मिली 100 करोड़, तो स्क्रैप वैल्यू मिली, प्लस एडिशनल क्या था, 2 लाख हमारा वर्किंग कैपिटल, सपोज करो 2 लाख हमारा वर्किंग कैपिटल था। ये तो 100 करोड़ क्या है जो इसको बेचने पे मिला, इसको बेचने पे मिला मुझे 100 करोड़, ये स्क्रैप वैल्यू है इसकी, ठीक है। प्लस मेरा जो 2 लाख है वो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, जो 2 लाख है वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। अब हम नए बिजनेस की में जो नए प्रोजेक्ट में आ रहे हैं उसमें हमको क्या होगा, नए बिजनेस में हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कितनी, 5 लाख के रुपए की, 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो हमें वर्किंग कैपिटल 5 लाख थोड़ी ना चाहिए अभी, समझ रहे हो बात, हमें वर्किंग कैपिटल 5 लाख नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, 3 लाख चाहिए। क्यों 3 लाख चाहिए, क्योंकि 2 लाख तो हमें पहले से ही है, 2 लाख हमारे पास पहले से तो है ही, और 5 लाख टोटल चाहिए, 3 लाख ही तो चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर फ्रेश में, अगर फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट है तो वर्किंग कैपिटल फुल चाहिए, ठीक है। और एग्जिस्टिंग बिजनेस तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए, एडिशनल जो हमारी एडिशनल लगने वाली है, इस केस में हमारी क्या थी, 3 लाख जो हमारी होगी वो वर्किंग कैपिटल एडिशनल होगी जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है।
ये तो रही हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात। अब नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। अब देखो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में क्या होता है। अब एक बार आप पैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर चुके हो, लगा चुके हो, ठीक है, अब आपकी बारी क्या है प्रॉफिट कमाने की। जैसे तो ये देखो प्रॉफिट, आप जनरली ये तो सोचते नहीं हो पैसा जब लगाते हो तो ये तो सोचते नहीं हो कि लॉस हो। तो जनरली जो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो होता है वो हमारा जनरली पॉजिटिव ही होता है। लेकिन आप चूँकि फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो आप जानते तो हो नहीं, किसी साल में हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, है ना। तो देखो बट समटाइम्स नेगेटिव, अगर नेगेटिव आपकी वैल्यू किसी ईयर में है, आपकी क्वेश्चन में सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव वैल्यू है, तो मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो कैश इनफ्लो की बात करते हैं। कैश इनफ्लो मतलब क्या होता है, जनरली इट मीन्स बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये मैं बता चुका हूँ। हमें प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या होता है मेरे लिए बेनिफिट। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रॉफिट मतलब कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो को जब बात करेंगे तो देखो सेल्स, पहले हमारा सेल्स आएगा। सेल्स में से क्या करेंगे, सब जितने हमारे खर्चे होते हैं वो लेस कर देते हैं, ठीक है। तो खर्चे क्या क्या होते हैं, एक तो वेरिएबल एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक वेरिएबल एक्सपेंस होता है और एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, वो दोनों माइनस कर देते हैं। और एक और आइटम माइनस करते हैं जो कि हमारा नॉन कैश होता है, जो कि हमारा नॉन कैश होता है, जो कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हम माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन इसलिए क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स का इफेक्ट जो हो कम हो, ठीक है, हमें कम टैक्स देना पड़े, इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसको हम बाद में प्लस भी करते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन कैश आइटम है। क्योंकि हम टैक्स के इफेक्ट को हम कम करना चाहते हैं। जितना सपोज करो जितना ज़्यादा कमाओगे जितना ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम पहले डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं कि डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर देते हैं ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े, ठीक है। उसके बाद माइनस जैसे ही टैक्स करते हैं तो मेरा क्या जाता है नेट प्रॉफिट, और उसके बाद फिर वापस जोड़ लेते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वापस जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, फिर से हमारी नेट प्रॉफिट आ जाती है। समझ में आया। एक बार फिर से बताता हूँ कि सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कैसे आती है मेरी। सेल्स में से जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, सपोज वो वेरिएबल एक्सपेंस हो चाहे फिक्स्ड एक्सपेंस हो, वो माइनस करते हैं। उसके बाद माइनस क्या करता है, चूँकि हमको टैक्स को पे कम करना है, ठीक है, कम टैक्स पे करना है, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं फिर टैक्स को माइनस करते हैं। तो टैक्स को माइनस करते हैं जैसे ही, तो मेरा क्या आता है, प्रॉफिट आ जाती है ना। प्रॉफिट आने के साथ ही हम डेप्रिसिएशन, चूँकि मेरा नॉन कैश आइटम होता है, मेरा डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, फिर बाद में उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ जो प्लस करने के बाद मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, फिर से नेट प्रॉफिट आ जाती है, नेट प्रॉफिट आ जाती है ना। तो देखो मैंने लिखा भी है कि डेप्रिसिएशन इज़ आवर नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन इज़ आवर नॉन कैश आइटम। वो पहले भी जो हुई थी ना, पहले भी स्टेज में वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो डेप्रिसिएशन को इसलिए हम बाद में प्लस भी करते हैं ताकि हमारा इनकम बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो क्या होता है डेप्रिसिएशन, किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, तो अब हम डेप्रिसिएशन चूँकि जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर में डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं। तो जनरली जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो जनरली हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेथड होता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसकी ही बात करते हैं। तो उसकी फॉर्मूला जनरली क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपको ये पर्टिकुलर दिया नहीं रहा है कि डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करो, आप डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सिंपल सा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो कॉस्ट होने वाली है माइनस स्क्रैप वैल्यू जो टर्मिनल वैल्यू होती है अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ अगर करते हैं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, डेप्रिसिएशन। ये हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनल कैश फ्लो की। अब हम 2 स्टेज पार कर चुके हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का 2 स्टेज पार कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट आता है टर्मिनल वैल्यू। अब हमारे प्रोजेक्ट को जो ड्यूरेशन है वो एंड होने वाली है। तो टर्मिनल वैल्यू जो कि मोस्टली क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम टर्मिनल वैल्यू को क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है अपनी उसको बेचेंगे, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखना टर्मिनल वैल्यू की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने किया जिसमें मैंने मशीन या प्रोजेक्ट की मैंने
इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, प्रोजेक्ट की परचेज करी, है ना, परचेजिंग करी। अब उसके बाद हमने परचेजिंग करी, चूँकि मैंने यहाँ पैसा लगाया था तो हमने रिटर्न अब बाकी हो गया, अब रिटर्न हम कमा सकते हैं। तो यहाँ हमने सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में रिटर्न कमाया, जितने दिन का प्रोजेक्ट था, जितने साल का प्रोजेक्ट था, जितने साल हमने रिटर्न कमाया। अब बात करते हैं टर्मिनल वैल्यू की। अब टर्मिनल वैल्यू, चूँकि टर्मिनल नाम से ही मतलब कैंसिल करना है प्रोजेक्ट को। अब उसकी सपोज करो 10 ईयर्स है उसकी वैल्यू, 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, 10 ईयर्स के बाद वो क्या करना है, मुझे ख़त्म करना है। तो वो अब आ जाते हैं किस स्टेज पे, हम टर्मिनल वैल्यू पे। तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको पहले बेचेंगे हम लोग, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल प्राइस ऑफ असेट्स और स्क्रैप वैल्यू। ये जो टर्मिनल वैल्यू है ये आपकी लास्ट वैल्यू है, वो आप अब कमा रहे हो, इकट्ठा करने वाले हो। कितनी वैल्यू आप अब एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोजेक्ट से वैल्यू कितनी आ रही है, लास्ट में कितनी वैल्यू आ रही है बेचने के बाद, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे, टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे, सेल प्राइस और जिसको क्या बोलोगे, स्क्रैप वैल्यू, है ना, माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। अगर सेल कर रहे हो, अगर कुछ गेन हुआ है तो माइनस करोगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन, है ना, और अगर लॉस हुआ है तो क्या करोगे, सेविंग ऑन कैपिटल लॉस, और प्लस चूँकि मैंने बताया वर्किंग कैपिटल तीनों स्टेज में होती है ना, तो यहाँ भी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी हमारी यहाँ वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर भी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, टर्मिनल कैश फ्लो हमने पढ़ लिया। अब कुछ एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इसमें कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन जैसे सपोज करो, ये तो मेरा क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा, अगर कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको 3-4 चीज़ों की ध्यान एकदम बढ़िया से देने की ज़रूरत है। क्या क्या, पहले आप प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखोगे कि प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि उसके सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो क्या है, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो क्या है। उसके बाद आप चेक करोगे टर्मिनल वैल्यू क्या है, प्रोजेक्ट की टर्मिनल वैल्यू। इन तीनों स्टेज को क्रॉस करने के बाद ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये बेसिक से ध्यान रहे आपको, ये बेसिक्स आपको ध्यान रहे, ठीक है। पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, उसके बाद टर्मिनल वैल्यू। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या होता है। द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज़ 5 लाख, कितनी है, 5 लाख रुपीज़ कॉस्ट है। इट हैज़ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स उसकी लाइफ है प्रोजेक्ट की। आफ्टर इट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड द स्क्रैप वैल्यू इज़ नील। जब उसको बेचने, 5 लाख का प्रोजेक्ट है, बेचने पे एट द एंड ऑफ 5 ईयर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है ना, जो उसकी नील है, जीरो है। अब दिया है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज़ 17,500, मतलब 1,75,000, ठीक है, मतलब 1,75,000 जो प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट क्या है मेरा, बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ ये जो प्रॉफिट है हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, रॉ प्रॉफिट है, मतलब इसमें अभी मैंने डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, माइनस टैक्स भी करना है मुझे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रॉफिट दे दिया हमारा। फाइंड आउट द ईयरली कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट गिवन द टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट हमारा कितना है, 30% पे हमें क्या निकालना है, ईयरली कैश फ्लो निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन हमने बताया था कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना है एक जगह, तो डेप्रिसिएशन पहले हम निकाल लिए। तो देखो कॉस्ट हो गया 5 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू नील थी 0, अपॉन लाइफ कितनी थी 5, तो हमारा क्या निकल के आ गया, 1 लाख डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर कर लेना आप, 5 लाख रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी थी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, दिया हुआ है आपको 1,75,000, 1,75,000, ये हो गया प्रॉफिट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को। डेप्रिसिएशन के अमाउंट हमने निकाल चुका है, देखो 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख हमने जैसे ही माइनस कर रहे हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, PBT, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम बोलते हैं, इसको PBT बोलते हैं, ठीक है। PBT हमारा क्या हो जाएगा, 75,000, 75,000। इसको माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो अभी हमको टैक्स माइनस करना है। तो टैक्स भी हमने माइनस करना है 30%।
तो 75,000 का 30% आप निकालोगे तो देखो ये हमारी फिगर जो है माइनस करोगे 22,500 है ना, 22,500 माइनस जैसे ही करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा आपका 52,500, 52,500 जो आपका वैल्यू आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगी वैल्यू वो 52,500 आएगी, है ना। उसके बाद लास्ट में आप, चूँकि मैंने बताया था सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में लास्ट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, है ना। तो हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है लास्ट में। तो देखो ऐड डेप्रिसिएशन, जो हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ उठा के माइनस किया था उसी को ला के यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो नेट कैश इनफ्लो हमारा क्या आ जाएगा 152,500। ये ईयरली कैश फ्लो है हमारा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ कि 5 लाख तो हमारा 5 लाख तो हमारा कॉस्ट है प्लांट का, है ना। और ईयरली कैश फ्लो हमारा कितना है 1,52,500, मतलब एक साल में प्रॉफिट हमारी ये हो रही है ना। तो ये हम करीब बोल सकते हैं दो करीब 3 और 4 साल के अंदर हमने 3 और 4 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस कॉस्ट को पार कर सकते हैं, है ना। कॉस्ट से ज़्यादा हम कमा सकते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या हो गया, मेरा नेट कैश इनफ्लो 152,500 जो कि नेट कैश इनफ्लो आ गया है मेरा। ठीक है, तो ये था आज का बेसिक्स था, जो कि कैपिटल बजटिंग, जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेशन डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन का जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल वैल्यू की बात की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये यूज़ में आते हैं, कैसे क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार रिप्लाई ज़रूर दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उसके आगे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो थैंक यू, अपने इस स्पेशल मिशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।